पिछली 2 कड़ियों में हमने आपको बताया था बौद्ध और जैन धर्म के बारे में। जैन धर्म पर हमारी कड़ी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बौद्ध और जैन धर्म के प्रचार प्रसार के साथ ही महाजनपद भी बढ़ रहे थे और उनमें वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। हर महाजनपद अपनी सीमाओं के विस्तार में जुटा हुआ था और इनमें से आखिरकार मगध उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली और समृद्ध साम्राज्य के रूप में उभरा। मुख्य रूप से राजगृह और पाटलिपुत्र के केंद्र वाला मगध पटना, गया, नालंदा, औरंगाबाद आदि क्षेत्रों में फैला हुआ था, लेकिन ये साम्राज्य आगे चलकर लगभग पूरे भारत में फैल गया। मगध पर राज करने वाले वंशों की बात करने से पहले समझते हैं कि आखिर मगध ही क्यों 16 महाजनपदों में सबसे आगे निकला। पहली वजह थी इसकी भौगोलिक स्थिति। मगध चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ था। गंगा और सोन नदी की वजह से जल यातायात की भी बेहतर सुविधाएं थी। दूसरी वजह आर्थिक थी। मगध में भरपूर लोहा तांबे के भंडार थे, जिससे युद्ध के लिए हथियारों से लेकर कृषि के लिए औजारों तक कई नए संसाधन विकसित हुए। मगध का संस्थापक बृहद्रथ को माना जाता है, लेकिन राजवंशों में पहला वंश हर्यक वंश है, जिसके पहले शासक बिंबिसार के नेतृत्व में मगध साम्राज्य का विस्तार शुरू हुआ। उसने 544 ईसा पूर्व के बाद लगभग 52 सालों तक मगध पर राज किया। उन्होंने अपने साम्राज्य विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध के साथ ही मित्रता की नीति अपनाई। उन्होंने कौशल के राजा की बेटी कौशल देवी से शादी की। इस शादी के अलावा उन्होंने दूसरी शादी छेलन्ना से की, जो लिच्छवी के राजा चेतक की बेटी थी, और उनकी तीसरी पत्नी पंजाब के मद्रा कबीले के प्रमुख की बेटी थी। इसके अलावा बिंबिसार कुशल प्रशासक था। भारतीय इतिहास में बिंबिसार पहला ऐसा राजा माना जाता है जिसके पास अपनी स्थायी सेना थी, जिसकी मदद से उसने अंग जैसे क्षेत्र में युद्ध भी किए और विस्तार किया। हालांकि करीब 492 ईसा पूर्व में बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने उसकी हत्या कर दी और राजा बना। उसने भी मगध का विस्तार किया और कौशल, वज्जी और मल्ल महाजनपदों को मगध में मिला लिया। अजातशत्रु के समय ही पहली बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। हालांकि बाद में अजातशत्रु की भी उसके पुत्र उदयन ने हत्या कर दी और करीब 461 ईसा पूर्व में सिंहासन पर बैठा। उसने पाटलिपुत्र नगर बसाया और राजधानी को राजगृह से हटाकर पाटलिपुत्र कर दिया। हालांकि बाद में उसकी हत्या अवंती के शासक ने करवा दी। उदयन के बाद के हर्यक वंश के शासक उतने प्रभावशाली नहीं रहे और काशी के अमात्य शिशुनाग ने हर्यक वंश के आखिरी शासक नागदशक की हत्या कर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अवंती के प्रद्योत राजवंश को नष्ट किया, जिससे मगध और अवंती के बीच 100 सालों से चली आ रही प्रतिद्वंदिता समाप्त हुई थी। शिशुनाग ने राजधानी को पाटलिपुत्र से बदलकर वैशाली बनाया। शिशुनाग के बाद उसका पुत्र कालाशोक उसका उत्तराधिकारी बना। कालाशोक ने फिर से वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया और कालाशोक के संरक्षण में ही दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किया गया था। शिशुनाग वंश का आखिरी राजा नंदीवर्धन था। उसके बाद महापद्मनंद ने शिशुनाग वंश का अंत कर करीब 345 ईसा पूर्व में मगध में नंद वंश की नींव डाली। उसके समय में मगध अपने वैभव के चरम पर पहुंच गया। महापद्मनंद को एकराट, एक क्षत्रक नामों से भी जाना जाता है। नंदवंश का आखिरी शासक घनानंद था, जिसके समय में करीब 326 ईसा पूर्व के आसपास भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर मौर्य वंश की स्थापना की। इस एपिसोड में इतना ही। मौर्य साम्राज्य पर एपिसोड बनाने से पहले अगले एपिसोड में समझेंगे प्राचीन भारत में हुए विदेशी आक्रमणों के बारे में, विश्व इतिहास की प्रमुख घटनाएं, सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक भारत का इतिहास और भारतीय राजनीति और समसामयिक विषय देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर करें।
ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर दें। मिलते हैं अगली कड़ी में।